हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल स्कोप ऑफ सर्विसेज। इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली लोग इसके बारे में नहीं जानते कि स्कोप ऑफ सर्विसेज होती क्या है। मैंने काफ़ी हॉस्पिटल विजिट किया है, वहाँ पे मैंने जाके पूछा कि स्कोप ऑफ सर्विसेज होती क्या थी। लोग इसके बारे में नहीं बता पाते। तो मोस्टली आज आपको पता चलेगा स्कोप ऑफ सर्विसेज होती क्या है। देखो, स्कोप ऑफ सर्विसेज की बात हो, सबसे पहले आपकी जो क्लिनिकल सर्विसेज होती है, उसके बाद आपकी डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती है, थेरेपेटिक सर्विसेज होती है, सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होती हैं और दूसरी आउटसोर्स सर्विसेज होती हैं। तो आपकी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पैरामीटर में डिवाइड होती है। अभी मैं आपको धीरे धीरे सभी स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट देखो, जो आपका स्कोप ऑफ सर्विसेज होता है इस तरह से दिखाई देता है। जो आपका स्कोप ऑफ सर्विसेज होता कहाँ है, ये होता है आपका ओपीडी एरिया में, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। वहीं पे क्या होता है, स्कोप ऑफ सर्विसेज डिस्प्ले किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मैं सबसे पहले बता देता हूँ। देखो, आपकी जो क्लिनिकल सर्विसेज होती हैं, क्लिनिकल सर्विसेज में आपका जैसे एनेस्थीसिया आ गया, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी आ गया, राइट कार्डिया हो गया, कार्डियक। इसमें क्लिनिकल सर्विसेज में वो सर्विसेज होती है जो आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है। इसमें ऐसा नहीं जो मैंने यहाँ पे शो की वही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सर्विसेज आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, वो आपको ऐड ऑन कर लेनी चाहिए। और दूसरा, जो आपका स्कोप ऑफ सर्विसेज होता है हमेशा बाइलिंगुअल में होता है। जैसे यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, जो ये आपका स्कोप ऑफ सर्विसेज है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यदि आप पंजाब से हैं तो ये हिंदी की जगह पंजाब आ जाएगा। उसके यदि आप केरला से है या तमिलनाडु से तो आपकी तमिल आ जाएगी। यहाँ पे एक आपकी कॉमन लैंग्वेज यूज होती है। ये इसलिए होता है कि जब कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल को विजिट करने आता है तो उसे ये पता रहे कि आपके यहाँ पे सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल है। उसके बाद आपकी क्लिनिकल सर्विसेज होगी, जैसे इसमें कार्डियोलॉजी आ गया, क्रिटिकल केयर हो गया, कार्डियोथेरेपिटिक हो गया, ईएनटी हो गया, एंटी फॉर ईयर नोज थ्रोट हो गया। उसके बाद गैस्ट्रो, जर्नल सर्जन्स, जर्नल मेडिसिन, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजी, स्पाइन सर्जरी, नेप्रो, ऑर्थोपेडिक्स, ओबस्टिक गायनोलॉजी, पेडियाट्रिक सर्विसेज, साइकाट्रिक, रिस्पिरेटरी मेडिसिन, यूरोलॉजी एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। ये सब आपकी काउंट होती है किसमें, ये सब काउंट होती है आपकी क्लिनिकल सर्विसेज में। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस सर्विसेज। डायग्नोसिस सर्विसेज में आ गया, ये हम जो बात करें कार्डिक डायग्नोसिस सर्विसेज आ गया, जैसे टीएमटी हो गया, इको कार्डियोलॉजी हो गया, होल्टर मॉनिटरिंग हो गया और ईईजी हो गया। अब बात करते हैं लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में मेन आपको ध्यान रखना है, देखो इसमें दो तरीके होते हैं। एक आपका पैथोलॉजी आता है और सेकंड आता है आपका रेडियोलॉजी। दो डिपार्टमेंट आते हैं, एक पैथोलॉजी होता है, एक रेडियोलॉजी होता है। दोनों के बारे में बताने वाला है। जैसे आपका ये जो लेबोरेटरीज लिखा है ये आपके पैथोलॉजी है। इसमें जैसे आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी, ये सब क्या, ये टेस्ट जो है आपके पैथोलॉजी में होते हैं। ओके, तो यही हमारे शो गया क्या, लेबोरेटरी सर्विसेज क्या। उसके बाद हम बात करेंगे भाई हमारी रेडियोलॉजी में क्या क्या हम कराते हैं अपने हॉस्पिटल में। जैसे हम एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी कराते हैं, कलर डॉपलर कराते हैं, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी है, ठीक है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये सब सर्विसेज क्या करते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी क्लिनिकल सर्विसेज होगी, सेकंड में आपकी कार्डिक डायग्नोसिस सर्विसेज होगी, थर्ड में आपको लेबोरेटरी सर्विसेज होगी, उसके बाद में आपको रेडियोलॉजी सर्विसेज होगी, उसके बाद आते हैं सपोर्ट सर्विसेज। इसमें लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपोर्ट सर्विसेज होती क्या है। देखो भाई, सपोर्ट सर्विसेज में आपका जैसे एम्बुलेंस आ गया, उसके बाद सीएसडी आ गया, नर्सिंग केयर आ गया, फिजियोथेरेपी आ गया, फार्मेसी आ गया, फूड बेवरेज हो गया, इसमें आपका हाउस कीपिंग भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका लॉन्ड्री भी आ सकता है। जो सर्विसेज है मैं बता रहा हूँ वो सर्विसेज भी आप यहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, जो आप सर्विस 24 आवर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मेरे पास में बोल दो, जो कैथ लैब है वो 24 आवर्स वर्क करती है। उसके बाद में सपोज करो मेरे पास में लेबोरेटरीज है, यानी हमारी रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, 24 आवर चलती है। डायलिसिस है मेरे पास में, वो 24 आवर चल रही है। इमरजेंसी मेरे पास 24 आवर्स चल रही है। उसके बाद मेरी फार्मेसी है, 24 आवर्स चल रही है। उसके बाद मेरी रेडियोलॉजी है, ये भी आपके 24 आवर्स चल रही है। इसका मतलब ये सर्विसेज जो 24/7 होती हैं वो आपकी सर्विसेज 24 आवर अवेलेबल होती हैं आपके हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आती है आउटसोर्स सर्विसेज।
आउटसोर्स सर्विसेज होते क्या हैं? देखो, कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जो आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए पेशेंट को आप दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते हो, तो उसी को हम आउटसोर्स सर्विसेज बोलते हैं। सपोज करिए यहाँ मेरे पास में जैसे कि डर्मेटोलॉजी की सर्विसेज नहीं है, उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास डेंटिस्ट नहीं है, तो ये मेरी आउटसोर्स सर्विसेज कहलाती हैं। दूसरी क्या होती है, एज पर NABH आपके हॉस्पिटल में स्कोप ऑफ सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको डिस्प्ले भी करना होता है, और दूसरा ये बायलिंगुअल में होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्कोप ऑफ सर्विसेज बायलिंगुअली क्यों होती है। स्कोप ऑफ सर्विस बायलिंगुअल इसलिए होती है कि सपोज जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ पे कॉमन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, एक वो होनी चाहिए, और दूसरी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी रहती है। सपोज करो कि मैं अभी यूपी में रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंदी कॉमन है, तो यहाँ पे लोग क्या होते हैं, हिंदी को ज़्यादा समझ लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हिंदी में होना ज़रूरी है, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी सर्विसेज ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करा रहा है पेशेंट केयर के लिए। ये मैंडेटरी है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको। थैंक यू।